हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर, सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट यानी हिंदू लॉ। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको जो टॉपिक था विवाह, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो विवाह के बारे में हमने आपको बताया था, विवाह की परिभाषा बताई थी और विवाह की 8 प्रकार की पद्धतियों के बारे में बताया था। तो 8 प्रकार की जो पद्धतियां थी उनमें 4 प्रकार की मान्य पद्धति और 4 प्रकार की अमान्य पद्धतियों के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हम उसी विवाह की मान्य पद्धतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो आज की क्लास है हमारी वो है मान्य पद्धति। किसकी? विवाह की मान्य पद्धति या मान्य विवाह की पद्धति। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? कल भी बताया था। पहली है ब्रह्मा पद्धति, दूसरी है दैव पद्धति, तीसरी है आर्ष पद्धति, चौथी है प्रजापात्य पद्धति। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मा पद्धति क्या है। इस पद्धति के अनुसार विवाह की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर उसकी पूजा और वस्त्रादि से अलंकृत कर कन्यादान करता है। जो ब्रह्मा पद्धति होती है, इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, जो कन्या का पिता होता है वो जो ऐसे व्यक्ति को जिसने वेद पढ़े हुए हो, यानी वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाता है और बुलाने के बाद उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्यादान कर देता है। उसकी पूजा करेगा, उसके बाद उसे वस्त्र या जो भी चीजें दान देगा, देने के बाद कन्या को कन्यादान कर देता है, यानी अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है। कहने का मतलब है जो ब्रह्मा पद्धति होती है इसके अंतर्गत जो कन्या का पिता होता है वो एक सदाचारी वर जिसने वेद पढ़े हुए ऐसे वर को वो स्वयं बुलाता है और बुलाने के बाद उसकी पूजा करेगा और पूजा करने के बाद वस्त्र आदि से अलंकृत कर देगा। उसे जो भी चीजें देनी है उनको दे देगा, उसके बाद अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है। तो इस पद्धति में इस प्रकार से विवाह होता था। इस पद्धति में एक खास बात है। क्या बात है? इस पद्धति की मुख्य बात यह है कि कन्या का पिता, जो कन्या का पिता होता है, कन्यादान के फलस्वरूप कोई प्रतिफल नहीं ग्रहण करता। कहने का मतलब है जो ये ब्रह्मा पद्धति होती है, इस पद्धति के अंतर्गत कन्या का जो पिता होता है वो अपनी जब पुत्री का कन्यादान करता है तो उस समय कन्यादान के बदले में कोई प्रतिफल ग्रहण नहीं करता। प्रतिफल क्या होता है? यानी कोई राशि। ऐसा नहीं कि उसने अपनी बेटी की शादी की है तो वर से कुछ ले, कोई धन, कोई ऐसी चीज जो उसके बदले में ले, तो वो उस वर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। उसके पास जो होता है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, उसे जो भी देना है वो देकर अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है, लेकिन वर से वो कुछ भी नहीं लेता है प्रतिफल के रूप में। प्रतिफल आपको जो कॉन्टेक्ट की क्लास होगी उसमें पढ़ाया भी जाएगा डिटेल में। तो प्रतिफल का जो मतलब होता है वही होता है कि किसी के बदले में जो दिया जाता है वो प्रतिफल होता है। आगे देखो, ये था ब्रह्मा पद्धति। अब देखते हैं दैव पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है? यज्ञ में विधि पूर्वक कार्य करते हुए ऋत्विक के लिए वस्त्र आदि से सुसज्जित कन्या का दान करने को धर्मयुक्त दैव विवाह कहते हैं। जो दैव विवाह होता है उसमें क्या होता है कि जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ में ऋत्विक के रूप में कार्य करते हुए, जो यज्ञ में ऋत्विक के रूप में कार्य करता है, यानी यज्ञ में विधि पूर्वक कार्य करते हुए ऋत्विक को, जो यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो विधि पूर्वक कार्य कर रहा है, ऐसा ऋत्विक जो कार्य करता है वहां पे जो बैठा होता है तो उसे ऋत्विक बोलते हैं। उसको कन्या का पिता क्या होता है, कन्या को वस्त्रों से,
जो भी चीजें हैं उससे सुसज्जित कर देता है और करने के बाद कन्या उसको दे देता है। तो इस तरह से वो कन्या का विवाह कर देता है। सुसज्जित कन्या को दान में धर्मयुक्त दैव विवाह कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति विधि पूर्व तरीके से यज्ञ कर रहा होता है तो ऐसे ऋत्विक को जो कन्या का पिता है वो कन्या को बड़ी अच्छे से सुसज्जित कर देता है। नए कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज है उनसे सुसज्जित करके और कन्या को दान दे देता है और धर्मयुक्त रूप में उसे दान दे देता है और ऐसा दैव विवाह माना जाता है या इसे दैव विवाह कहते हैं। अगला आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह के अंतर्गत गौ मैथुन अर्थात गाय अथवा बैल, जो गौ मैथुन का मतलब है कि गाय अथवा बैल दोनों में से कोई एक एक या दो दो धर्म कार्य करने के लिए वर से लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करना आर्ष विवाह कहलाता है। कहने का मतलब है कि ये गौ मैथुन के द्वारा होता है। गौ मैथुन होता है कि गाय या बैल या एक एक गाय या एक एक बैल या दो दो गाय या दो दो बैल, कुछ भी कन्या का जो पिता होता है वो वर से लेता है धर्म कार्य करने के लिए। यहाँ कन्या का पिता देता नहीं है, कन्या का पिता जिस लड़के के साथ या जिसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा उस वर से लेगा एक एक गाय या एक एक बैल, दो दो गाय या दो दो बैल, उससे ले लेता है और धर्म कार्य करने के लिए वर से लेता है और विधि पूर्वक कन्या का दान करना आर्ष विवाह कहलाता है। इस प्रकार जो कन्या का पिता है वो वर से गौ मैथुन प्राप्त कर लेता है, गाय अथवा बैल को ले लेता है विधि वो धर्म युक्त कार्य करने के लिए और उसके बाद कन्या का दान विधि पूर्व तरीके से कर दिया जाता है। तो ऐसा विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। ये इस तरह से विवाह होता था। ये विवाह सब 19 जब तक ये अधिनियम नहीं बना था 1955 से पहले के हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे आर्ष विवाह। अब आएगा प्रजापात्य पद्धति। इस पद्धति में क्या होता था? इस प्रकार की पद्धति में कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, यानी जो ये प्रजापात्य पद्धति होती है इस पद्धति के अंतर्गत जो कन्या का पिता होता है, कन्या का पिता अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री और वर से, कि तुम दोनों में वर और स्त्री दोनों आते हैं तो तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्माचरण करो, ऐसा कह देता है और विवाह कर देता है। तुम दोनों यानी वर कन्या साथ साथ धर्माचरण करो, ऐसा कहकर वस्त्रालंकार से उन्हें पूजित कर कन्यादान किया जाता है, ऐसा कह देता है और उसके बाद उन्हें कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज दे देता है उनसे पूजा कर देता है और कन्या का दान कर देता है। वो कन्या का जो पिता है वो एक ही बात कहता है कि तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्माचरण करो और कन्या को और वर को कपड़े, जो भी चीजें हैं, जो अलंकार है, वो सारी चीजें दे देगा और देने के बाद कन्या का दान कर देगा और ऐसा विवाह प्रजापात्य विवाह कहलाता है। तो ये तो थे चारों प्रकार की मान्य विवाह की पद्धतियां। तो आपने देखा कि जो ये मान्य विवाह पद्धति है, इन चारों पद्धतियों के बारे में हमने आपको बताया। तो इन चारों पद्धतियों के बारे में आपने सीखा। आप लोग इसको पढ़ते जाइए, ये इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मान्य विवाह की पद्धति कौन कौन सी है, अमान्य विवाह की पद्धति कौन सी है, या विवाह की परिभाषा लिखिए। ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने इसको बोर्ड में भी लिख दिया है पूरा। आप चाहें तो इसके नोट्स भी तैयार करते रहें। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं अमान्य विवाह पद्धति के साथ। तब तक के लिए इतना पढ़िएगा।